हम कमरे में बैठे गुपशप कर रहे थे। अचानक मुझे अम्मा और अंकल सत्तार की रज़ाई में हरकत महसूस हुई। मैं समझ गई कि वो दोनों अपने कपड़े ठीक कर रहे हैं। जब आंटी नसीम ने रज़ाई हटाई तो इस बार अम्मा और अंकल सत्तार माहौल बनाकर बैठे थे। मुझे हैरत हुई कि अम्मा का तो खैर समझ आता है, लेकिन आंटी नसीम। इस सवाल का जवाब मुझे जल्द ही मिल गया जब मैं आमिर के घर रहने गई। इसका जिक्र आगे आएगा। अचानक आमिर भाई के जिस्म में हरकत हुई और एक ही मिनट में वो नबीला की तरह सोफे पर ढह गए। वो लंबे लंबे सांस लेने लगे। ये देखकर आंटी नसीम बोले, आमिर मेरी जान क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? इस पर आमिर भाई बौखला गए और उनके मुंह से बेरब्त फिक्रे निकलने लगे। जी वो मैं रुखसार। आंटी नसीम ने कहा, क्या हुआ? रुखसार तो अपनी जगह बैठी है। तुम और नबीला को लगता है नींद आ रही है। जाओ जाकर सो जाओ। वो आंटी की बात सुनकर नबीला ने कहा, जी अम्मी अब ठीक कह रही है, मुझे भी नींद आ रही है। चलो आमिर रुखसार तुम भी चलो। ओ नबीला ने अपना पाजामा ऊपर किया और मुझे इशारा किया। हम तीनों एक साथ उठे और गेस्ट रूम में आ गए, जहां एक बड़ा सा बेड और सोफा रखा था। गेस्ट रूम में आते ही नबीला ने दरवाज़ा लॉक किया और वॉशरूम चली गई। आमिर जो मेरे पीछे खड़ा था ने मुझे अपनी तरफ मोड़ा और गिले से लगा लिया। मुझे बड़ी शर्म आई। मैं बोली, आमिर भाई ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ी नबीला आ जाएंगी। लेकिन आमिर भाई ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझसे और ज्यादा करीब हो गए। मैं अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई। इससे पहले कि मैं आमिर के शिकंजे से निकलती नबीला बाहर आई। हमें देखकर वो हंसकर बोले, वाह क्या बात है, यहाँ तो अकेले अकेले मज़े हो रहे हैं। आमिर ने कहा, जान क्या करूं, सब्र नहीं होता। नबीला ने मसनूई गुस्से से कहा, क्या मतलब? इतनी जल्दी मुझसे दिल भर गया कि इस कच्ची कुल्ली का रस पीने के लिए इतने बेताब हो रहे हो। ये ना भूलो कि इस तक पहुंचने का रास्ता मुझसे होकर जाता है। मेरी बात पर नबीला हंस दे और मेरे पास आकर बोले, मेरी बनू तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये सब तो हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। आमिर ने कहा, जान अब देर न करो, तुम भी आ जाओ ना। नबीला ने जवाब दिया, मैं तो कब से तैयार हूं, तुम्हें ही फुर्सत नहीं। आमिर ने मुझे छोड़ दिया। एक 14 साल की लड़की जो अच्छी खुराक की वजह से अपनी उम्र से बड़ी लगती थी, जिसने 12 साल की उम्र के बाद बलूगत के मराहिल तेजी से तय किए, वो अब नबीला जैसी तजर्बाकार औरत से आशना हो रही थी। वो लड़की जो अम्मा के मनाजिर कई बार देख चुकी थी, जो कुछ अरसा पहले उन सब बातों से अनजान थी। अब वो वक्त आ गया था जब एक कनवारी लड़की औरत बुनती है। रिवायती तौर पर यह मरहला शादी की सुहागरात को आता है, लेकिन आजकल ज्यादातर लड़कियां ये मरहला शादी से पहले ही तय कर लेती है। मेरे साथ भी वही सब कुछ हो गया। अब क्या होगा? अगर किसी को पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? मेरी फरियाद सुनकर नबीला ने प्यार से मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी चांद जो होना था हो गया, मजा आएगा। यह वक्त हर लड़की की जिंदगी में एक बार जरूर आता है। मुझे पेशाब की हाजत थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठकर वॉशरूम जाऊं। मैंने नबीला से कहा, मुझे सौ आया है। नबीला ने आमिर को कहा, रुखसार को वॉशरूम करवा लाओ। मैंने नबीला की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने कहा, अब क्या शर्माना मेरी जान, बल्कि यूं कहो कि तुम्हारी जिंदगी का पहला मर्द आमिर है। शर्माना छोड़ो। आमिर ने मुझे कमवुड पर बिठा दिया। मैंने आमिर की तरफ देखा तो वो मुस्करा रहा था। फिर वो करीब आया और बोला, जान मन क्या हुआ? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे शर्म आ रही है। आमिर ने कहा, शर्म कैसी? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थीं कि मुझे खुश कर दो। मैंने सोचा कि वो ठीक कह रहा है। कुछ देर बाद मैं बाहर आई और बेड पर लेट गई। नबीला ने पूछा, रुखसार कैसी लगी? मैंने सिर्फ ओजी कहा। आमिर बोला, क्या जी, खिलकर बात करो, अब हमसे क्या पर्दा? आमिर मेरे साथ बात कर रहा था और उसने करवट लेकर मेरी तरफ मुंह किया। नबीला भी आमिर की कमर से लगकर मेरी तरफ देख रही थी। नबीला ने कहा, रुखसार शर्माओ नहीं। मैंने सारी शर्म छोड़कर कहा, जी बहुत मजा आया, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। सुबह माँ देखेंगी तो क्या कहूंगी? आमिर ने नबीला से कहा, रुखसार को दर्द किश दवा दो। नबीला ने अपने बैग से गोली निकाली और मुझे पानी के साथ दी। हम तीनों थक चुके थे। बातें करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मेरी आंख खिली तो कमरे में रोशनी थी।
घड़ी देखी तो सुबह के 9 बज रहे थे। आमतौर पर हमारे घर में सब जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन आज की सुबह मुख्तलिफ थी। मैंने पीछे मोड़कर देखा तो बेड खाली था। आमिर और नबीला वहां नहीं थे। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था और पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गई कि दोनों मियाँ बीवी नहा रहे हैं। मुझे फिर पेशाब की हाजत हुई। मैं वॉशरूम के पास गई और दरवाजे पर दस्तक दी। नबीला ने पूछा, कौन? बाहर से मासी जंत की आवाज़ आई, बीबी जी नाश्ता तैयार है। बड़ी बीबी ने कहा है कि आप लोग आ जाएं। नबीला ने दरवाज़ा खोला और कहा, तुम चलो, हम आ रहे हैं। हम तीनों हाल कमरे में आए जहां अंकल सत्तार, अम्मा, आंटी नसीम और सा खाने की मेज़ पर बैठे थे। अम्मा और अंकल सत्तार साथ बैठे थे, जबकि आंटी नसीम और सा सामने वाली कुर्सियों पर थे। अब्बा और फाइक भाई की कुर्सियां खाली थीं, यानी वो अभी वापस नहीं आए थे। मैं सा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। आमिर और नबीला भी आमने सामने बैठ गए। आमिर अंकल सत्तार के साथ और नबीला आंटी नसीम के साथ बैठी थी। मासी जंत ने नाश्ता लगाया और सब नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान अंकल सत्तार ने आमिर से पूछा, सुनाओ जवान, रात को नींद तो ठीक आई? नई जगह कोई मसला तो नहीं हुआ? आमिर ने पहले नबीला और फिर मेरी तरफ देखकर कहा, जी अंकल, बहुत मज़ा आया। वो आंटी नसीम बोले, मज़ा तो आना था, जगह ही ऐसी है। उनकी दो मानी बातों से मैं समझ गई कि वो किस मौजू पर बात कर रहे हैं। नाश्ता खत्म हुआ, फिर सब बातें करने लगे। अंकल सत्तार ने अम्मा से कहा, सायरा अब हमें इजाज़त दो। अम्मा ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा ख्याल था कि दिन का खाना खा कर जाते, फाइक और अब्बा भी आ जाते, लेकिन अंकल सत्तार ने कहा, नहीं, मुझे कुछ काम है। फिर आमिर और नबीला को हनीमून के लिए जाना है, उन्हें तैयारी करनी है। इसी दौरान घर का फ़ोन बजा। अम्मा ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया कि अम्मा ने सीने पर हाथ रख कर थाए वो मीरिया रिबा कहा और वहीं गिर पड़े। फ़ोन का रिसीवर उनके हाथ से छूट गया। अंकल सत्तार ने भागकर रिसीवर कान से लगाया और बात सुनने लगे। अम्मा को आंटी नसीम और आमिर ने सहारा देकर सोफे पर लुटाया। अम्मा नीम बेहोश हो गई थी। आंटी नसीम ने अंकल सत्तार से पूछा, क्या हुआ? सब खैर तो है? जब अंकल ने फ़ोन बंद किया तो आंटी ने दोबारा पूछा, क्या हुआ? अंकल सत्तार का चेहरा परेशान था। उन्होंने मेरी और सा की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों अंदर जाओ। आमिर ने कहा, अंकल क्या हुआ? कुछ बताएं। उन दोनों को अंदर क्यों भेज रहे हैं? जो बात है उनके सामने कहीं। अंकल सत्तार ने भराई आवाज में कहा, आमिर, ये बच्चे यतीम हो गए। सायरा बेवा हो गई। शहर से वापसी पर दुश्मनों ने भाई साहिब की गाड़ी पर फायरिंग की है। भाई साहिब मौके पर दम तोड़ गए, जबकि ड्राइवर गिनमैन और फाइक जख्मी हैं। ये सुनकर हम दोनों बहन भाई धाड़े मार कर रोने लगे। मुझे बचपन से अब्बा की तरफ से वो रिवायती मोहब्बत नहीं मिली जो एक बाप अपनी बेटी को देता है, लेकिन फिर भी वो हमारे बाप थे। हमारे सर का साया, हमारी माँ का सुहाग, हमारे खानदान की आन बान शान सब अब्बा के दम से थी। अब्बा सख्त मिजाज थे, लेकिन उनमें जागीरदारों वाली कोई आदत नहीं थी। वो अपने मुजारियों और मुलाजमीन के हक में हमेशा नर्म दिल रहे। इसी वजह से मुखालिफीन ने उनकी नर्म मिजाजी का फ़ायदा उठाया। पहले उन्होंने हमारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की, और जब अब्बा उनके आड़े आए तो उनकी जान ले ली। अचानक हवेली के बाहर शोर सा सुनाई दिया। पूरा गांव और आस पड़ोस के लोग हमारी हवेली में जमा होने लगे। अम्मा को होश आ चुका था। वो हमें सीने से लगाए धाड़े मार कर रो रही थीं। घर का खुशगवार माहौल मातम में बदल गया। अंकल सत्तार अब्बा की मैयत लेने निकल गए, जबकि आमिर ने हवेली का इंतज़ाम संभाल लिया। अम्मा को खानदान की औरतें सहारा दे रही थीं। मैं और सा अम्मा के पास बैठे रो रहे थे। अम्मा बार बार हमारा मुंह चूमत और कहती, हाय मेरे बच्चों, तुम्हारा बाप तुम्हारी खुशियों को देखे बगैर चला गया। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? शाम तक अब्बा की मैयत हवाले कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद अंकल सत्तार मैयत लेकर गांव आ गए। फाइक भाई जख्मी थे, इसलिए उन्हें अस्पताल में अब्बा का आखिरी दीदार करवाया गया। अगले दिन सुबह अब्बा की तदफीन हो गई और तीसरे दिन उनका कुल भी हो गया। अम्मा इद्दत में थीं, इसलिए उनका ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजरता था। अब्बा के चेहलम के बाद आमिर और नबीला अपने घर चले गए।
हमारी जिंदगी फिर मामूल पर आ गई, लेकिन अब फर्क ये था कि अब्बा की मौत के बाद फाइक भाई को चेहलम के दिन खानदान का सरबराह बना दिया गया। फाइक भाई चेहलम से 2 रोज पहले सेहत याब होकर घर आ गए थे। हमारा गिनमैन और ड्राइवर भी ठीक हो गए थे। पुलिस ने अब्बा पर फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार कर लिया था। फाइक भाई अब अचानक बड़े बड़े लगने लगे थे। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, लेकिन वक्त जख्मों पर मरहम तो रख देता है। जिंदगी की कमी कभी पूरी नहीं होती। अम्मा की इद्दत खत्म हो गई थी। वो अम्मा जो अब्बा की जिंदगी में धूम धड़के से सजती संवरती थी, जिनके चेहरे पर हमेशा ताजगी रहती थी, अब मुरझा गई थी। अम्मा बरसों की मरीजा लगती थी। इद्दत खत्म होने के 3.5 माह बाद मौसम फिर हल्का सा सर्द होने लगा। एक दिन अंकल सत्तार और आंटी नसीम हमारे घर आए। अब्बा की वफात के बाद ये पहला मौका था जब अम्मा अंकल सत्तार के सामने आई थी। अंकल सत्तार ने अम्मा की हालत देखकर कहा, सायरा, मैं समझता हूं कि तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन जाने वाले के साथ कोई नहीं मरता। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो उन बच्चों और जागीर का क्या होगा? जीना सीखो। भाई साहब को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी कमी हम पूरी कर सकते हैं। आंटी नसीम ने कहा, सत्तार ठीक कहता है सायरा, खुद को संभालो। कितने दिन हो गए तुम्हें हंसते नहीं देखा। अच्छा सुनो, हम आज रुखसार को लेने आए हैं। अम्मा ने हैरत से पूछा, रुखसार को? अंकल सत्तार बोले, आमिर के घर खुशी होने वाली है। नसीम और मैंने सोचा कि रुखसार नबीला के पास रहेगी। वैसे तो काम वाली और नसीम मौजूद हैं, लेकिन नबीला और आमिर की ख्वाहिश है कि रुखसार उनके पास हो। इससे रुखसार का दिल भी बहल जाएगा और खानदान की पहली खुशी में सबका मूड अच्छा होगा। अम्मा ने कहा, सत्तार, रुखसार को अभी ऐसी चीजों का पता नहीं, वो नबीला को कैसे संभालेगी? अंकल सत्तार ने जवाब दिया, सायरा, रुखसार को सिर्फ नबीला के दिल बहलाने के लिए बुलाया है। बच्चे की डिलीवरी अस्पताल में होगी। घर पर काम वाली नबीला को देखेगी। रुखसार बस रात को छोटे मोटे कामों के लिए मौजूद होगी। अम्मा ने रजामंदी जाहिर कर दी। आंटी नसीम ने मुझसे कहा, रुखसार, अपना सामान पैक कर लो, हम खाना खाकर निकल जाएंगे। मैं अपने कमरे में गई और कपड़े वगैरह एक बैग में रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने लगी, अम्मा की आवाज़ सुनी, सत्तार, ना करो, अब मेरा दिल नहीं करता। जब से बेवा हुई हूं कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। वो अंकल सत्तार ने कहा, सायरा, तुम कब तक खुद को रोकोगी? तेरे अंदर की आग कैसे बुझेगी? मैंने झरी से देखा तो अंकल सत्तार ने अम्मा को अपनी बाहों में ले रखा था। दोनों की पीठ मेरी तरफ थी। आंटी नसीम एक तरफ बैठी उन्हें देख रही थी। अम्मा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थीं और कह रही थीं, सत्तार, ना करो, रुखसार अंदर है, अगर वो बाहर आ गई तो क्या बनेगा? लेकिन अंकल सत्तार मिन्नतें कर रहे थे। आंटी नसीम बोले, सायरा, खैर इसी तेरे कजेवी नहीं लगते, इस बात ने काम किया। अम्मा ने कहा, नसीम, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम लोग मुझे कुछ नहीं लगते? ये कहकर अम्मा ने अंकल सत्तार के जिस्म पर हाथ रखा। अंकल सत्तार ने अम्मा को अपने साथ लगाते हुए कहा, जब मेरी जान बोले। अम्मा ने कहा, चलो खैर ठीक है, मैं कोई इंतजाम करती हूँ। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। अब्बा को फौत हुए 4 दिन भी नहीं गुजरे थे और अम्मा जो पहले मना कर रही थीं अब राजी हो गईं। सच ही कहा है कि आग के आगे सब चीजें हेच हैं। ये वही आग है जो बड़े बड़े तख्त गिरा देती है, जो औरत को घर से बाजार तक ले आती है, जो 6 फुट के मर्द को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। आंटी नसीम उठी और बोले, मैं रुखसार को देख कर आती हूँ कि वो तैयार हुई या नहीं। मैंने फौरन दरवाज़ा बंद किया और बेड के पास जाकर खड़ी हो गई। आंटी कमरे में आए और बोले, रुखसार, तुम तैयार हो? मैंने कहा, जी आंटी। ओ वो बोले, चलो फिर। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, रुखसार, तुमने सारा जरूरी सामान रख लिया ना? कोई चीज रह तो नहीं गई? मैंने कहा, जी सब रख लिया। वो आंटी ने दरवाज़ा खोला और हम हाल में आ गए। अंकल और अम्मा अलग अलग बैठे थे। दिन के खाने का वक्त हो गया। सब ने खाना खाया और फिर मैं अंकल सत्तार और आंटी नसीम के साथ आमिर के घर चली गई। आमिर का घर हमारी हवेली जितना बड़ा नहीं था, लेकिन एक 2 मंजिला कोठी नुमा घर था। नीचे की मंजिल में आंटी नसीम और आमिर के कमरे थे, जिनके साथ अटैच्ड बाथरूम थे। सामने टीवी, लाउंज, किचन और एक छोटा सा लॉन था जिसके एक तरफ गेस्ट रूम था। ऊपर की मंजिल ज्यादातर बंद रहती थी, जहां गैर जरूरी सामान रखा था।
मुझे आमिर और नबीला के बेडरूम में एक सिंगल बेड दिया गया क्योंकि उनके बेड पर वो दोनों सोते थे। नबीला का पेट काफी फूला हुआ था। उन्होंने एक खिली कमीज पहनी थी जो घुटनों से नीचे तक थी। उनकी डिलीवरी इसी हफ्ते मुतवक्के थी। दोनों मियां बीवी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। आमिर को देखकर मुझे अपनी पहली रात याद आ गई। बातों के दौरान रात के खाने का वक्त हो गया। खाना खाकर हम टीवी लाउंज में बैठकर बातें करने लगे। रात 10 बजे के करीब आंटी नसीम उठी और बोले, मुझे नींद आ रही है, तुम लोग बातें करो। और जाते हुए उन्होंने आमिर को मेरी तरफ देखकर इशारा किया। आंटी के जाते ही नबीला भी अपने कमरे की तरफ चले। आमिर ने कहा, चलो तुम्हें कमरे में छोड़ आऊं। रुखसार तुम यहीं बैठो, मैं नबीला को छोड़कर वापस आता हूं, फिर तुम्हें घर दिखाऊंगा। मैंने कहा, जी अच्छा। आमिर नबीला को छोड़कर वापस आया। इसने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखी थी। इसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आओ जान मन तुम्हें अपना घर दिखाऊं। इसके हाथ पकड़ने और जान मन कहने से मेरे अंदर सनसनी फैल गई। वो मुझे बाहर ला में ले आया। हल्की हल्की लाइट्स जल रही थीं। इसने मुझे नीचे का पोर्शन दिखाया, फिर ऊपर की मंजिल पर ले गया। एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। लाइट ऑन की तो एक बेड और साइड पर बाथरूम नजर आया। आमिर ने दरवाजा लॉक किया और मुझे पीछे से जिप डाल ली। लेकिन मसला ये था कि मैं उन दिनों वक्फे से थी। इतने दिनों बाद एक मर्द के छूने से मेरी हालत खराब हो रही थी। आमिर ने मुझे छोड़कर पीछे हटते हुए कहा, ये क्या जान मन, तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारा वक्फा चल रहा है।